हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कक्षा 10वीं मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5th और 6। इसके पहले हम बाकी क्वेश्चनों को करवा चुके हैं, जो पुरानी वीडियो में आपको करवाया गया है तो आप और अपलोड कर दी गई है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखें, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। ठीक है, अब शब्द को समझना है कि क्या दिया है। क्रमागत दिया मतलब लगातार होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखें, हम हल मानना पड़ेगा हमें। देखो, माना क्या, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे हम, वो समझना। एक मानेंगे हम x और दूसरा मानेंगे x+1। अब क्यों मानेंगे वो उसका रीजन बता देता हूँ। एक अक्ष x है तथा दूसरा है कि आपका x+1 है। ये क्यों माना उसकी वजह समझना। जैसे मान लो आपका पूर्णांक कितना आया, 15 आ गया। पहला पूर्णांक कितना आ गया, 15। तो क्रमागत अगला क्रमागत पूर्णांक या तो क्या होगा, 16, या तो क्या हो सकता है, 14 भी तो हो सकता है, वो भी क्रमागत है। 14, 15 भी क्रमागत है, 15, 16 भी क्रमागत है। ठीक है, तो अगर हमारा पहला पूर्णांक 15 आया तो 16 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें +1। अगर हमारा पहला पूर्णांक 15 आया तो उसके पहले एक और पूर्णांक कौन सा होगा, इसका क्रमागत 14, और उसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर इस पूर्णांक को हम अगर x माने तो या तो अगला पूर्णांक होगा x+1, क्योंकि अगला पूर्णांक लाने के लिए इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, या तो इसका पिछला पूर्णांक होगा x-1। तो या देखो, या तो ये दो पूर्णांक मान लेंगे या तो ये दो पूर्णांक मान लेंगे। ठीक है, प्लस वाला भी मान सकते हैं और माइनस वाला भी मान सकते हैं, तो भी चलेगा। अगर पहला पूर्णांक आपने x माना तो दूसरा आप x+1 भी मान सकते हैं या x-1 भी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों आपके धनात्मक रहेंगे और क्रमागत रहेंगे। ठीक है, तो देखें आप, हम प्लस वाले लेते हैं। अब यहाँ प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, प्रश्नानुसार क्वेश्चन बोल रहा है आपका, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का गुणनफल, वर्गों का योग, क्या दिया है, वर्गों का योग। तो एक पूर्णांक कितना है आपका x और दूसरा पूर्णांक क्या है, x+1, और हमसे बोला गया है इनके वर्गों का, तो इसका भी वर्ग कर दिया, इसका वर्ग कर दिया। इनके वर्गों का, देखो उनके वर्गों का योग कितना है, 365। तो इन दोनों का हमने क्या पूर्णांक लिखे, पहले उनका दोनों का वर्ग किया और उनका योग कर दिया, और बराबर कितना दिया है आपको, 365। इनके वर्गों का योग कितना दिया है, 365, तो बराबर कितना कर दिया, 365। जो क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग किया है, दोनों पूर्णांक मान लिए हमने, इसका भी वर्ग कर दिया, इसका भी वर्ग कर दिया, और दोनों को जोड़ दिया तो कितना आएगा, 365। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, यहाँ आपका a+b का होल स्क्वायर खुलेगा फॉर्मूला, कैसे, a+b का होल स्क्वायर, जहाँ फॉर्मूला लगता है वहाँ लिखना भी है, नहीं तो आपका नंबर कट सकता है। a² + b² + 2ab। ठीक है, कैसे फॉर्मूला बनता है, पहले इसका स्क्वायर, फिर दूसरे का स्क्वायर, फिर ये 2, ये a और ये b, और पूरा प्लस है तो प्लस का होगा, अगर माइनस होता तो यहाँ 2ab किसका आता, माइनस का, बस। ठीक है, और इसको भी डिटेल में बताया आपको पहले। तो देखो, ये x² तो ऐसा कैसे रहेगा, प्लस यहाँ a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है, x, ये x, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा, हाँ चलो ब्रैकेट लगा लेते हैं। b की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये 2, ये a और ये b, तो 2ab मतलब 2 × x × 1, और बराबर कितना है आपका, 365। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस आपका x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का गुणा x में किया 2x और 1 में किया तो भी क्या आएगा, 2x, और 365 का पक्षांतर कर लेते कितना आएगा, -365 इज इक्वल टू कितना, 0। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। 1x² और 1x², जब समान घात होती है, आधार समान होता है तो घात जुड़ती है, गुणा कर रहे हैं तो जुड़ती है घात, लेकिन अगर घात समान होती है और अगर प्लस या माइनस लगा है, प्लस लगा है, दोनों प्लस किए तो जुड़ेगी। ठीक है, ये 1 और ये 1 दोनों का कोफिशिएंट जुड़ेंगे, गुणांक जुड़ेंगे। ये 1x² और 1x² कितना हो गया आपका, 2x² प्लस का ये 2x को पहले लिखेंगे हम, वर्ग समीकरण बनाना है अपने को, और 365 प्लस माइनस का और 1 प्लस का घटेगा, तो माइनस से कितना आ जाएगा आपका, 364।
1 प्लस 1 माइनस घटता है, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस की है तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा छोटा करने के लिए हम 2 से भाग दे दें, है ना। 2 से भाग देने पर ऐसा लिख सकते हैं, पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर क्या, पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर, 2 से क्यों दे रहे, क्योंकि 2 का भाग हर जगह जा रहा है इसलिए। ठीक है, 2 का भाग देंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2 का भाग देंगे तो ओनली एक्स बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 का भाग देंगे तो ये आधा हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 1 बचा 16 होगा, 2 8 16 और 2 2 4 = 0। अभी हम, ठीक है, अब 182 देखो यहाँ क्या है 1 का गुणा 182 में किया तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए 182, वो भी किसका, माइनस का, 182 आना चाहिए। और यहाँ प्लस का क्या है, x है, प्लस का x है मतलब प्लस का 1 है। तो इस तरह से हमें 182 के गुणन करना है, गुणा करने पर 182 आ जाए और घटाने पर या जोड़ने पर प्लस का 1 आ जाए। तो 182 के अगर फैक्टर करते हैं तो अभी हमने किए थे शायद पिछले वीडियो में, तो 2 9 18, 2 एकम 2, फिर 3 से कटेगा ही नहीं कटेगा, 7 से कटेगा ये, 7 एकम 7, 2 बचे 7 21, फिर 13 से कटेगा, 13 एकम 13। कितने फैक्टर बनाने हैं, 2 बनाने हैं। हमारे पास संख्या कितनी निकल रही है 3, तो हमें 2 बनाने हैं। तो देखो 7 2 14, 14 और 13 गुणा करने पर 182, और 14 में से 13 घटाया तो कितना आएगा 1। बस आपको चिन्ह देखना है, घटाने पर प्लस का 1 कब आएगा, जब बड़ी संख्या किसकी होगी, प्लस की, मतलब 14 प्लस का और 13 किसका, माइनस का। 14 इंटू माइनस 13 गुणा करने पर माइनस का कब आएगा, जब एक संख्या कोई सी भी माइनस की हो, चाहे वो प्लस वाली हो चाहे माइनस वाली हो। ठीक है, तो इस तरह से इसके गुणनखंड हो गए, है ना। ठीक है, देखिए स्क्वायर प्लस का कितना 14 है तो 14x, माइनस का 13 है तो 13x, माइनस का 182 = कितना 0। अब कॉमन की बारी, तो इन 2 में से कॉमन, फिर अगले 2 में से कॉमन। यहाँ से x कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस 14 बचेगा। आपको बार बार करवाया किस तरह से, x का भाग यहाँ भी देंगे यहाँ भी देंगे, यहाँ भाग देंगे 1 x बच जाएगा, यहाँ भाग देंगे 14 बच जाएगा, माइनस लिखा है और 13 कॉमन क्यों लेंगे उसका रीजन बता देता हूँ। यहाँ x है तो यहाँ भी x बचेगा, कब बचेगा, जब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम 13, तो यहाँ बचा x, माइनस से माइनस कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 13 का भाग 182 में देंगे तो 13 एकम 13, कितने बचे आपके 5, 52 हो गए, 13 चौक 52, 14 ही बचेगा। अब दोनों में से एक संख्या कॉमन ले लेते हैं, दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट x प्लस 14 कॉमन, क्या बचा फिर यहाँ x बचा और माइनस 13 बचा, बराबर क्या बचा आपका 0। ठीक है, इस तरह से आपका आ गया, है ना। हाँ देखें आप, अब आगे यहाँ एक बार इसके बराबर सॉरी इधर लिख लेते हैं, एक बार x प्लस 14 बराबर 0 और एक बार x माइनस 13 बराबर 0। चेक भी करवाएंगे आंसर सही आया कि नहीं आया और क्यों और कैसे। ठीक है, प्लस का 14 है, पक्षांतर हो किसका हो जाएगा, माइनस का 14, और ये x बराबर माइनस का 13 है, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, प्लस का 13। ये तो मान्य नहीं है, मान्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा था क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो x 14 किसका है, ऋणात्मक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये लेने पर x बराबर, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 13 लेने पर, यहाँ लिख दें, नीचे लिख दें x बराबर 13 लेने पर, x का मान 13 लेंगे तो हमसे 2 पूर्णांक पूछे थे, है ना। ठीक है, तो पहला पूर्णांक कितना था x, देखें आप यहाँ देखो ये x है और x का मान कितना है 13 है, 13। फिर दूसरा पूर्णांक क्या था हमारा x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 तो कितना हो रहा है 14। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। दोनों पूर्णांक चेक कर सकते हैं कैसे, उनके वर्गों का योग 365 है। देखो इधर चेक करवा देते हैं आपको, चलो इधर ही करवा देते हैं। 13 का वर्ग होता है 169 और 14 का वर्ग होता है 196। ठीक है, 13 का वर्ग 169 और 14 का वर्ग 196, है ना। जोड़ दो, 9 6 15 की 5 हासिल का 1, ठीक है, 9 6 15 और 1 16 की 6 हासिल का 1, 1 2 और हासिल का 1 था 3, तो 365। तो उनके वर्गों का योग कितना आ रहा है 365, यहाँ लिखा है, यहाँ भी 365 आया। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब जो ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई है, लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। आधार से, ये आधार हो गया, से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है, ये कर्ण जो है, देखो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये कर्ण तो आपको क्लियर दिया है कि ये कितने सेंटीमीटर का है, 13 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो दो भुजाएं ज्ञात करनी है, मतलब लंब और आधार ज्ञात करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन को थोड़ा समझना कि ये दिया है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है ये आधार से कम है, तो अगर आधार हमें पता होगा, आधार मान लिया हमने 1 सेंटीमीटर, कितना मान लिया हमने 1 सेंटीमीटर, तो जो ऊंचाई है या लंब है, ठीक है, लंब है, यही क्या कहलाएगी, आपकी ऊंचाई कहलाएगी। ऊंचाई ये आधार से कितना कम है ना, ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई ये आधार से 7 कम है, तो x में आधार में कितना कम कर दें, 7 कम कर दें, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी ऊंचाई कहलाएगी। इस तरह से हम मानेंगे, है ना। तो यहां हम लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, पहले ऊंचाई मानेंगे, है ना। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमने मान ली, ऊंचाई बराबर, ऊंचाई कौन सी है आपकी, सॉरी आधार मानेंगे पहले। ऊंचाई आधार से कम है, तो पहले हम आधार मानेंगे, का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार, आधार क्या है, BC, और बराबर कितना मान लिया हमने, 1 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। आधार अगर हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया, तब जो ऊंचाई है, ऊंचाई आधार से ऊंचाई क्या है आपकी, AB, है ना, वो आधार से कितनी कम है, 7 कम है। तो आधार अगर 1 है तो इसमें से 7 कम कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी, वो भी किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक है। तथा कर्ण दिया हुआ आपको, क्या दिया है, कर्ण, कर्ण क्या है आपका, AC बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो कर्ण कौन सा होता है वो समझना, समकोण त्रिभुज जहाँ बना है, समकोण के जस्ट सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। और जिस एंगल के लिए हम निकाल रहे हैं, मतलब ये इसी एंगल C के लिए हम निकाल रहे हैं, तो इसके जस्ट सामने वाला कोण क्या कहलाएगा, आपका लंब कहलाएगा, ठीक है ना। तो बचा क्या है आपका आधार, लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं। अब देखो आपका ये सोल्व कैसे होगा, ठीक है। अन्य भुजाएं ज्ञात करनी है, तो भुजाओं को हमने मान तो लिया, है ना। तो समकोण त्रिभुज है आपका ये, तो समकोण त्रिभुज कौन से में, ABC में। आपने प्रमेय पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। और इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर जो आएगा उसमें अगले में, ठीक है। ये आपकी थ्योरम होती है ना। तो कर्ण, लंब और आधार कौन सा है, देखो कर्ण आपको दिख रहा है समकोण के सामने वाला AC का स्क्वायर, लंब कौन सा दिख रहा है आपको, AB, तो AB का स्क्वायर, और प्लस आधार कौन सा दिख रहा है, BC, तो BC का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला लगा दिया। अब वैल्यू रख देते हैं, कर्ण का मान कितना है, 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, AB का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, AB का मान कितना है, x-7, तो x-7 का होल स्क्वायर, और प्लस BC का स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है आपकी, x है, तो x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ वापस फॉर्मूला खुल रहा है, तो देखो फॉर्मूला लिख देते हैं हम यहाँ, कौन सा फॉर्मूला, a माइनस b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर, फिर प्लस लगाते हैं, फिर b का स्क्वायर लिखते हैं, फिर माइनस ये 2, ये a और ये b, तो -2ab, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला होता है। माइनस वाले में यहाँ 2ab माइनस का आता है, प्लस वाले में पूरा प्लस का आता है, बस इतना सा अंतर होता है। तो देखें आप 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, 169 होता है, इजिकल टू a का स्क्वायर, a की वैल्यू x है, तो x का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, ओनली 7, क्योंकि हम फॉर्मूले में पहले से माइनस का यूज कर चुके हैं, तो माइनस नहीं लेना है, b का मान 7 का स्क्वायर, और माइनस ये 2, ये a और ये b, तो 2 इंटू a का मान x इंटू b का मान 7, प्लस ये एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे ही, तो एक्स स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब देखो 169 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर है, प्लस 7 का स्क्वायर 49 49 होगा, माइनस
2 7 दूना 14, तो 14 एक्स हो जाएगा और प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, माइनस का 14x हो गया। चिन्ह जगह बदल रहे हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होंगे। प्लस का 49 है तो प्लस का 49 हो गया। लेकिन ये संख्या है, देखो इसका पक्षांतर इधर कब करते, जब ये माइनस का होता है, लेकिन हमारा 2x स्क्वायर किसका है, प्लस का, तो हम क्या करेंगे, इसको उधर पक्षांतर करेंगे। ठीक है, अब इसको पक्षांतर करने पर क्या आएगा वो देखें आप। ये अपनी जगह पर है, 2x स्क्वायर अपनी जगह पर है, माइनस का 14x भी अपनी जगह पर है, प्लस का 49 भी अपनी जगह पर है। ठीक है, इसको उधर ले गया तो किसका हो गया, माइनस का 169, इधर 0 बचेगा बराबर के इधर, तो हम उसको आगे लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा समीकरण क्या बन रहा है वो देखना आप थोड़ा सा। ठीक है, हमारा समीकरण बन रहा है आपका, देखो 2x स्क्वायर, तो ऐसा कैसे रहेगा आपका 2x स्क्वायर, माइनस का 14x भी ऐसे रहेगा, माइनस का 14x, है ना, ये दोनों, ये माइनस ये प्लस, घटेगा बड़ा नंबर माइनस का, चिन्ह आएगा माइनस का, 9 में से 9 घटाए 0, 6 में 4 घटाए 2 और 1, तो 120, वो भी किसका, माइनस का 120, तो बराबर कितना, 0। ठीक है, ये हो गया। आप चाहो तो छोटा कर दो इसको, तो 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, ताकि हमारा गुणनफल करना थोड़ा और आसान हो जाए। 2 से भाग देंगे तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2 से 14 7 बचेगा, यहाँ आधा हो जाएगा, 14 का आधा, 120 का आधा कितना हो जाएगा 60, और 0 का आधा 0 ही होता है। ठीक है, इस तरह से अब हमें यहाँ गुणनफल करने किसके, इसके, यहाँ क्या है 1, 1 का गुणा 60 में करेंगे तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 60, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ 60 है, माइनस का, प्लस माइनस माइनस 60, और घटाने पर या जोड़ने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 7। अब हमें इसके गुणनफल करने किसके, 60 के। देखो आप कैसे करेंगे, आप 60 के गुणनफल करेंगे यहाँ, सॉरी, है ना, 60 के इधर करवा देते हैं, 60, 2 से कैंसिल किया कितना आया 30, 2 से कैंसिल किया कितना आया 15, 3 से कैंसिल करेंगे 3 3 5 15, 5 बार जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 1 आएगा, इतने आ गए, 2 2 3 5। ठीक है, लेकिन दो संख्याएं बनानी है कि देखो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, मतलब घटाने पर 7 आना चाहिए माइनस का, और गुणा करने पर माइनस का 60 आना चाहिए, मतलब एक संख्या माइनस की, एक प्लस की, और बड़ी संख्या किसकी रहेगी, ये वाले चिन्ह की, माइनस की। ठीक है, तो घटाने पर 7 आना चाहिए, तो देखो आप कैसे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, ये 12 हो रहा है और ये 5, 12 और 5 का गुणा करेंगे 60 आएगा, और 12 में से 5 घटाए तो 7 आएंगे, लेकिन बड़ा किसका रहेगा, माइनस का, छोटा किसका रहेगा, प्लस का। ये आपके गुणनखंड हो गए, चेक कर सकते हैं आप, 12.60 माइनस का, और 12 में से 5 घटाया तो माइनस का 7। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर लिखा पहला फंक्शन, और लास्ट वाला लिखा माइनस का 60 इज इक्वल टू लिखा 0। इसी जगह पे इसके गुणनखंड फैक्टर जो भी है, माइनस का 12 है तो 12x और प्लस का 5 है तो 5x। ठीक है, अब कॉमन की बारी, तो वही तरीका, पहले 2 में से कॉमन, अगले 2 में से कॉमन। ठीक है ना, इधर लिखेंगे थोड़ा, क्योंकि जगह कम बचेगी तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, इधर लिखेंगे, देखें आप, यहाँ से पहले कॉमन लेंगे हम, x कॉमन लेंगे। ठीक है, ये वाला दिख रहा है, देख लेते हैं अपन। ठीक है ना, क्लियर है। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 12, प्लस का 5 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें अगले ब्रैकेट में क्या चाहिए, x चाहिए। ये x कब बचेगा, जब यहाँ से 5 आपका 5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x, और प्लस माइनस माइनस 5 का भाग दिया तो कितना आएगा 12। दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, कितना, x माइनस 12 कॉमन, तो बचा क्या आपका, यहाँ x बचा, और यहाँ प्लस का क्या बचा 5 इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है, अब एक बार x माइनस 12 बराबर 0 लिखेंगे, और एक बार x प्लस 5 बराबर 0 लिखेंगे। ठीक है, तो x बराबर माइनस का 12 है, पक्षांतर करने पर किसका हो जाएगा, प्लस का 12, और x बराबर प्लस का 5 है, पक्षांतर करने पर किसका हो जाएगा, माइनस का 5। ये मान्य नहीं है, मान्य नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि माइनस का है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसी की भी भुजा, ठीक है, वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकते, तो ये नहीं हो सकता, तो लेने पर, इसको लेने पर, ठीक है, तो x का मान हम क्या लेंगे, 12 लेंगे, है ना, और 12 से आप आंसर निकालेंगे। वो कैसे, अब देखें आप। ठीक है, अब हमें दो चीज़ निकालनी है, देखो, तो जो हमने आधार क्या माना था, x का मान आपको आ गया, है ना, तो आधार क्या था आपका, BC
और BC का मान कितना था आपका x, और x का मान कितना है आया, हमने क्या लिया 12, तो 12 सेंटीमीटर ये आधार हो गया, है ना। और ऊंचाई की बात करते हैं, ऊंचाई कौन सी, AB, और AB का मान कितना था x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है हमारी 12 ली हमने, x का मान कितना लिया 12, तो 12 माइनस 7, और 12 में 7 घटाए कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमसे क्या भुजाएं पूछी थी, है ना। तो ऊंचाई कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, आधार कितना हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, चेक भी कर सकते हैं आप। आधार ऊंचाई से 5, सॉरी जो ऊंचाई है आधार से 5 कम है, ठीक है। तो 12 में से देखो 7 कम है, तो 12 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, और कर्ण तो आपको दिया ही था। तो 3 चीज़ें पूछी, 2 चीज़ें पूछी थी, दोनों हमने निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, देखें लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्या है, छठा क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग, छोटा एक उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, मतलब कुछ बर्तन बनाता है, ठीक है। एक विशेष दिन ये देखा गया है कि प्रत्येक नग की लागत, नग मतलब एक बर्तन को एक नग कहा गया है, ठीक है। अगर 10 बर्तन है तो 10 नग, ठीक है। प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मतलब उसको बनाने में जो लागत लगी है वो किसके बराबर है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। मतलब उस दिन अगर मान लो 10 बर्तन बनाए गए, कितने बर्तन बनाए गए 10, तो एक बर्तन का जो मूल्य है ना, निर्माण लागत है वो कितनी होगी, निर्माण लागत एक नग की लागत होगी इसके 10 का 3 गुना। क्या बोला गया है, उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से, बर्तनों की संख्या का दुगने से कितना अधिक है 3 अधिक, 10 दूना 20 और 3 23, इस तरह से, ठीक है। बात समझना कि अगर उस दिन 10 बर्तन बनाए गए तो एक बर्तन की जो लागत होगी वो कितनी होगी, उसका जितने बर्तन बनाए गए उसका दुगना। जैसे 10 बर्तन बनाए गए तो 10 दूना 20, और 30 बर्तन बनाए गए तो 30 दूना 60, इस तरह से, और दुगने से 3 अधिक। तो दुगने से 3 अधिक, जैसे 10 बर्तन बनाए गए मान लिया हमने, तो 10 का दुगुना कितना होता है 20, और 20 में 3 जोड़ा कितना होगा 23। मतलब एक नग की लागत या एक बर्तन की लागत कितनी होगी 23 रुपये। जैसे मान लो उस दिन 20 बर्तन बनाए गए तो 20 का दुगुना करेंगे और उसमें 3 जोड़ेंगे, तो 20 दूना 40 और प्लस 3 मतलब कितना 43 रुपये। इस तरह से एक नग की लागत बताई गई है ना। तो वो हम मानेंगे, है ना, जल्दी हो जाए इसलिए हमने लिख लिया। कैसे माना, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, मान लिया कि उस दिन कितने बर्तन बनाए गए 100 बर्तन बनाए गए, तब प्रत्येक नग की लागत, नग मतलब प्रत्येक बर्तन की लागत की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक नग की लागत, एक बर्तन मतलब एक नग की लागत कितनी होगी, जो बर्तन बनाए गए उसका दुगना, तो x का दुगना कितना हो जाएगा 2x, से कितना अधिक है 3 अधिक, दुगने से 3 अधिक, तो दुगना हो गया x का दुगना, बर्तनों की संख्या x थी तो x का दुगना कितना होगा 2x, और उससे 3 अधिक है तो प्लस कितना हो गया 3, और ये किस में आएगा रुपए में, क्योंकि ये क्या है लागत, ठीक है। इस तरह से, है ना। अब आगे दिया गया है, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी 90 रुपये, मतलब कुल मिलाकर उसने उन्हें 90 रुपये के बर्तन बनाए, ठीक है। तो यहां से आपका सवाल बढ़ेगा आगे प्रश्नानुसार, क्या है, कुल लागत उस दिन की कितनी है, कुल लागत बराबर कितने रुपए है 90 रुपये, कितने रुपए हैं 90 रुपये, ठीक है। अब कुल लागत कैसे निकलेगी, तो हम क्या करेंगे, बर्तनों की संख्या, कितने बर्तन बनाए गए उस दिन 100 बर्तन बनाए गए, ठीक है। जैसे मान लो उस दिन 2 बर्तन बनाए गए और एक बर्तन का मूल्य अगर 10 रुपये था तो 2 बर्तन का मूल्य कितना हो जाएगा 20 रुपये, मतलब 20 रुपये, ठीक है। मान लो उस दिन कितने बर्तन बनाए गए 9 बर्तन बनाए गए और एक बर्तन का मूल्य कितना है 10 रुपये, ठीक है। तो 10 नाम 90, मतलब कुल लागत कितनी होगी 90 रुपये। इस तरह से लागत निकलेगी। तो लागत कैसे निकलेगी, जो बर्तनों की संख्या है उसमें उसकी एक बर्तन की लागत का, एक बर्तन के मूल्य का गुणा कर देंगे, ठीक है। इसमें किसका गुणा कर देंगे, एक बर्तन के मूल्य का, तो एक बर्तन का मूल्य ये है, इसके गुणा करने पर कितने रुपए आएगा 90 रुपये आएगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कुल लागत, है ना। जैसे हम मार्केट में कुछ सामान खरीदने जाते हैं, मान लो मार्कर खरीदने गए, ठीक है। अब हमसे बोल दिया कि ये मार्कर कितने रुपए का है 30 रुपये का है। अगर हमने 2 मार्कर खरीदे तो 30 × 2 मतलब 60 रुपये, अगर 3 खरीदे तो 30 या 90 रुपये, इस तरह से, ठीक है। तो लागत कैसे निकालते हैं, संख्या में एक जो
आपने वस्तु खरीदी है उसका मूल्य का गुणा कर देते हैं तो कुल लागत निकल आती है। तो वही हमने किया, ये संख्या हो गई और ये एक बर्तन का मूल्य हो गया, गुणा करने पर 90 रुपये के बराबर होगा। अब गुणा कर देते हैं 2x², ठीक है, और प्लस तो x गुणा 3 में किया तो कितना होगा 3x बराबर कितना 90। 90 का पक्षांतर कर लो, एक स्टेप कम हो जाएगी तो माइनस का 90 हो जाएगा इजिकल टू कितना 0। अब देखो 2 का भाग देंगे तो 90 में चला जाएगा, इसमें चला इसमें नहीं जाएगा। 3 का भाग देंगे तो इन दोनों में चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसलिए इसमें किसी से भाग नहीं देना है, ठीक है। बस हम गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का गुणा 90 में किया तो 90 दूना कितना होगा 180, वो भी किसका माइनस का 180 गुणा करने पर, ठीक है। 9 दूना 18 180 और प्लस का 3 घटाने पर प्लस का 3। हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर तो माइनस का 180 जाए और घटाने पर प्लस का 3 आ जाए। इसका अर्थ है एक माइनस का रहेगा एक प्लस का रहेगा और बड़ा किसका रहेगा, ये चिन्ह है प्लस का, ठीक है। तो 180 के हम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से काटेंगे 2 9 18 और 0 90, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चुक 8 1 बचा 10 हो गए, 2 5 10 45। फिर ये 45 में 2 से भाग नहीं जाएगा 3 से जाएगा, क्योंकि 5 4 अंकों का योग कितना हो रहा है 9, 9 में 3 से भाग जाता है, मतलब 45 में भी 3 से भाग जाएगा। 3 एकम 3, 1 बचा 15 होगा, 3 5 15। फिर 3 से भाग देंगे तो 3 5 15 5 बार जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 1। अब हमारे गुणनखंड तो ये हो चुके हैं, लेकिन हमें कितने अंक बनाने हैं, ओनली 2 अंक ऐसे बनाने हैं कि गुणा करने पर 180 आ जाए और घटाने पर 3 आ जाए। तो देखें आप, देखो थोड़ा समझना है, थोड़ा सा घटाने पर 3 आना चाहिए ना। 5 3 15, ठीक है, और 3 दूना 6 6 दूना 12, हाँ ये हो गया। 5 3 तो 15 हो गया, और ये 3 दूना 6 6 दूना 12। 12 में से 15 घटाए तो 3 आएंगे, ठीक है। 15 में से 12 घटाए 3 आएंगे, और 15 और 12 गुणा करने पर 180 आए, क्योंकि सारे गुणनखंड को यूज़ कर लिया है। बस बड़ा किसका रहेगा प्लस का, मतलब 15 प्लस का रहेगा और 12 किसका रहेगा माइनस का, ताकि घट जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, और 15 और 12 का गुणा करेंगे, एक माइनस एक प्लस तो माइनस का 180 आएगा। चेक कर लेना आप चाहे तो ये देखो आप 2x² लिखते हैं पहला फंक्शन, उसको और लास्ट वाला लिखते हैं माइनस का 90 इजिकल टू 0। इसकी जगह पे इसके फैक्टर कितने हैं, प्लस का 15 है तो 15x और माइनस का 12 है तो 12x। सवाल के साथ x लिखना है क्योंकि ये सवाल x में है। अब वही 2 फंक्शन बन गए, बार बार हम वही करते आ रहे हैं, ठीक है ना। क्लास को अगर अच्छे से देखोगे तो एक भी चीज़ ऐसी रहेगी जो आपको क्लियर ना हो, ठीक है। और बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं आप, ठीक है। तो देखें आप 2 का भाग ये 15 में नहीं जा सकता, मतलब 2 कॉमन नहीं है तो ओनली क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो 2 बचेगा और एक x बचेगा क्योंकि x कॉमन आ गया, प्लस x का भाग इसमें दिया तो x कैंसिल तो 15 बचा। अब यहाँ माइनस तो कॉमन लेना है, अगले ब्रैकेट में खुद बताएगा सवाल है क्या कॉमन लेना। देखो यहाँ 2x है और यहाँ 12 है। अब 12 में किसका भाग दें कि यहाँ 2 बच जाए, तो हम 6 का भाग देंगे और 6 का भाग 90 में चला जाएगा, ठीक है। तो 6 दूना 12, 2 बचा और एक x बचा। फिर 6 का भाग 90 में दिया तो माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस। 6 का भाग 90 में दिया, 6 कम 6, 9 में 6 घटाया 3 बचे 30 हो गए, हाँ 6 5 30। देखो आप चेक करो, 2x प्लस 15 2x प्लस 15, ठीक है सेम है। तो आपका सवाल सही चल रहा है। दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 15 को हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा आपका 6 इजिकल टू कितना आपका 0, ठीक है। एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, ठीक है, और x के 2 मान निकाल लेंगे, है ना, ठीक। तो इधर देखते हैं अपन, है ना, एक आधी स्टेप तो इधर ही हो जाएगी, देख लेते हैं। हाँ अभी बची हुई है क्या, 2x प्लस 15 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0। तो एक बार तो 2x का मान राइट निकाल रहा हूँ मैं, थोड़ा समझना। 15 का पक्षांतर गया तो माइनस का 15 हो गया, और गुणा वाला 2 है कहाँ चला जाएगा भाग में, तो एक स्टेप ये कम हो गई। ये मान्य नहीं है, मान्य नहीं है, क्यों, क्योंकि हमसे पूछा गया संख्या, x क्या संख्या है ना। अब बर्तनों की संख्या या तो 1 होगी या 2 होगी। पहली बात तो माइनस में मतलब 0 से कम नहीं हो सकती, और दशमलव में आएगा ये 7.5 आएगा, ये भी नहीं हो सकती, इसलिए मान्य नहीं है। तो x बराबर माइनस का 6 पक्षांतर करेंगे किसका हो जाएगा प्लस का 6, ये लेने पर तो x का मान क्या लेंगे हम 6 लेंगे, ठीक है। अब 6 लेंगे तो कैसे हम सॉल्व करेंगे वो देखो, थोड़ा ध्यान दें, है ना। x है क्या, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, है ना। तो बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर कितना था x था, और x का मान कितना आया 6, मतलब कितने बर्तन बनाए गए उस दिन 6। आप चेक भी करेंगे तो चेक भी करवाएंगे आपको कि आंसर क्यों आया और कैसे आया और सही क्यों आया,
ठीक है, आया कि नहीं आया चेक करेंगे हम। और नग, प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत कितनी थी 2x + 3। ये देखो 2x + 3 रुपये, रुपये में है तो रुपये लिखेंगे इधर। देखो 2 × x की वैल्यू कितनी थी 6, मतलब कितने बर्तन बनाए गए 6, और उसमें कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है, तो 6 दूना 12, 12 + 3 तो कितना हो गया 15। ठीक है, तो 15 रुपये। इसका अर्थ है, हाँ ठीक है, कि बर्तनों की संख्या, कितने बर्तन बनाए गए उस दिन 6 बर्तन बनाए गए, और एक बर्तन का मूल्य कितना है 15 रुपये। आप चेक भी कर सकते हो, उसने क्या बोला गया था, एक बर्तन का जो मूल्य है वो बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो बर्तनों की संख्या कितनी है 6, 6 का दुगना कितना हो जाएगा 12, वो 12 में कितना जोड़े 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15। ऐसे चेक कर सकते हैं। ऐसे भी चेक कर सकते हैं कुल लागत कितनी है 90, मतलब बर्तनों की संख्या का गुणा उसके मूल्य में कर दिया। तो कितने बर्तन बनाए गए 6 बर्तन, और एक बर्तन का मूल्य अगर 15 रुपये है तो 15 छक्के कितना हो रहा है 90, मतलब 90 रुपये के बर्तन बनाए गए। तो इस तरह से हमारा चेक भी हो गया है ना। अब इसमें इस एक्सरसाइज में हमने 4.2, इस क्लास में हमने 4.2 के पूरे क्वेश्चन किए। अगली क्लास जो रहेगी उसमें आपको 4.3 के पहले जो एग्जाम्पल है वो करवाएंगे, और हो सकता है तो अगली एक्सरसाइज को सोल्व करवाएं। तो हम आपको MP बोर्ड जो आपका सॉल्यूशन है वो पूरा करवा रहे हैं, MP बोर्ड के लिए जो सॉल्यूशन है वो पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं, जिससे आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।